हेलो एवरीवन। आज के आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार कैसे लगा रही है लगाम। ये आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख गेमिंग एंड गैम्बलिंग ऑन द सेंटर्स मूव टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख ड्राफ्ट रूल्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग, व्हाट आर द रेगुलेशंस गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड एंड व्हाई के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं मेरे यानी आतिफा के साथ। दरअसल हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए नियमों का मसौदा प्रस्तावित किया है। इस मसौदे में एक स्वनियामक निकाय, सत्यापन के लिए अनिवार्य केवाईसी यानी नो योर कस्टमर मानदंड और एक शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित किए जाने की बात की गई है। इस नियम को लेकर सबसे रोचक बात यह है कि ये नियम ऑनलाइन गेमिंग के व्यापक विनियमन की दिशा में बढ़ाया गया पहला केंद्रीकृत कदम है। इसीलिए इस उद्योग से जुड़ी तमाम विसंगतियों को समाप्त होने के कयास लगाए जा रहे हैं। मगर कई जानकार इस मसौदा नियम को लेकर तमाम तरह की चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि सरकार इस क्षेत्र के नियमन के लिए बहुत कठोर कदम उठा रही है। ऐसे में यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार को इस क्षेत्र के नियमन के लिए इतने कठोर कदम उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके अलावा और भी तमाम सवाल हैं जिनकी पड़ताल हम इस ऑडियो आर्टिकल में करेंगे। मगर पहले ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाले इस ड्राफ्ट पर फौरी नजर डाल लेते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दायित्व और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में ही एक संशोधन कर रही है। इसके लिए संशोधन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा के तहत एक स्वनियामक निकाय की स्थापना की जाएगी। साथ ही सत्यापन के लिए अनिवार्य केवाईसी मानदंड और एक शिकायत निवारण तंत्र की भी स्थापना की जाएगी। अब ऑनलाइन खेलों को स्वनियामक निकाय के साथ पंजीकृत करवाना अनिवार्य किया जाएगा। इस संशोधन के लागू होने के बाद केवल निकाय द्वारा स्वीकृत खेलों को ही देश में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। नियम द्वारा स्थापित स्वनियामक निकाय निदेशक मंडल द्वारा शासित होंगे। ये निदेशक मंडल 5 सदस्यों से मिलकर बनेगा। ये सदस्य ऑनलाइन गेमिंग, सार्वजनिक नीति, सूचना प्रौद्योगिकी, मनोविज्ञान और चिकित्सा जैसे विविध क्षेत्रों से संबंधित होंगे। दिलचस्प बात यह है कि स्वनियामक निकाय की संख्या 1 या उससे अधिक भी हो सकती है। ये स्वनियामक निकाय पंजीकृत खेलों के बारे में एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें सुनिश्चित करेंगे कि पंजीकृत खेलों में कुछ ऐसा तो नहीं है जो भारत की संप्रभुता, रक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं या डाल सकते हैं। चूंकि ऑनलाइन गेमिंग टैक्स चोरी का नया जरिया बनकर उभर रहा है, इसलिए ड्राफ्ट के माध्यम से सरकार इस क्षेत्र से होने वाली कमाई का नियमन भी करेगी। इसके जरिए ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली अवैध कमाई पर नकेल कसेगी। प्रावधान है कि आईटी मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई का ब्यौरा रखेगा। इससे ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में होने वाली टैक्स चोरी को पकड़ना आसान हो जाएगा। दरअसल अभी नियमों के अभाव के चलते ये पता लगाना मुश्किल है कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग से कितनी कमाई हो रही है और इसका कुल राजस्व आधार क्या है। इसके अलावा अगला प्रावधान ये है कि गेमिंग कंपनियों को एक रैंडम नंबर जनरेशन सर्टिफिकेट भी सुरक्षित करना होगा। साथ ही उन्हें एक प्रतिष्ठित प्रमाणित निकाय से नो बॉट सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना होगा। इसके अलावा नए नियम के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को खेलों के परिणाम पर सट्टेबाजी की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स कंपनियों की तरह इस प्लेटफॉर्म को भी एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि ये प्लेटफॉर्म निर्धारित मानदंडों का पालन सही तरीके से कर रहा है अथवा नहीं। हालांकि मसौदे के कुछ प्रावधानों को लेकर कई जानकार चिंता जाहिर कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि ये चिंताएं आखिर क्या हैं? तो इस संदर्भ में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कई भारतीय स्टार्टअप अभी शैशवावस्था में हैं और सरकार के इस कदम से उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। हालांकि इस आशंका के संदर्भ में सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका लक्ष्य इस उद्योग को सुविधा देना है और किसी भी स्थिति में इनके विकास में अड़ंगा डालना नहीं है। मगर यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है
कि सरकार के इस ड्राफ्ट के संदर्भ में ऑनलाइन उद्योग जगत ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। उद्योग जगत का तर्क है कि ये खेल कौशल आधारित है, न कि तुक्केबाजी या किस्मत आधारित। असल में सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग में मामूली अंतर है, जिसे सरकार को समझना चाहिए। नियम सट्टेबाजी की तरह इतने कठोर नहीं होने चाहिए कि उद्योग का विकास ही रुक जाए। भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग का राजस्व वर्ष 2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर की बात करें तो वर्ष 2017-2020 के बीच भारत में इसकी दर जहां 38% रही, वहीं इसी कालखंड में ये वृद्धि दर चीन में 8% और अमेरिका में 10% रही। इस उद्योग के उज्जवल भविष्य के संदर्भ में वीसी फर्म सिकोया और प्रबंधन परामर्श कंपनी बीसीजी ने रिपोर्ट्स जारी की। इन रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2024 तक इस उद्योग का राजस्व 153 अरब रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है। साथ ही इसके 15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से भी बढ़ने की संभावना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार को इस क्षेत्र के नियमन के लिए इतने कठोर कदम उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो दरअसल आजकल ऑनलाइन गेम्स जैसे एमपीएल, तीन पत्ती, पोकर, लूडो, पबजी, फ्री फायर आदि का निरंतर तेजी से विस्तार हो रहा है। कंपनियां इनसे जुड़ने के लिए बहुत से लुभावने तरीके भी अपना रही हैं और इस विस्तार ने जनाधार के मध्य कई समस्याएं भी उत्पन्न की हैं। पहली समस्या सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है। इसके तहत इन खेलों के कारण बच्चों की मानसिक अवस्था विकृत हो रही थी। बच्चों की प्रवृत्ति हिंसक भी होती जा रही है, जिसकी पराकाष्ठा बच्चों में सुसाइड करने की प्रवृत्ति या दूसरों पर प्राणघातक हमले करने जैसे मामलों के रूप में सामने आ रही है। इसके अलावा कई मामलों में तो इन गेम्स को खेलने से रोकने मात्र पर बच्चे इतने हिंसक हो जाते हैं कि अपने माता पिता पर भी हमला करने से संकोच नहीं करते। सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी और कानून प्रवर्तन में शामिल लोगों का मानना है कि रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम नशे की लत है और जब मौद्रिक दाव के साथ इसे खेला जाता है तो ये अवसाद, बढ़ते कर्ज और आत्महत्या का कारण बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहां ऑनलाइन गेम्स में नुकसान के कारण और इससे बढ़ते कर्ज का सामना करने वाले युवाओं ने चोरी और हत्या जैसे अपराध करने से भी परहेज नहीं किया। इसके विभत्स नकारात्मक प्रभावों को लेकर पूर्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चिंता जाहिर कर चुका है। इसके अलावा अगर दूसरी समस्या की बात करें तो इसकी दूसरी समस्या का स्वरूप आर्थिक है, जो इन ऑनलाइन गेम से होने वाली कमाई के नियमन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा चिंता का तीसरा स्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसके तार चीन से जुड़े हुए हैं। दरअसल ऑनलाइन गेम्स मार्केट में चीनी कंपनियों का वर्चस्व है, इसलिए इन गेम्स को बनाने वाली चीनी कंपनियों की आसान पहुंच भारतीय नागरिकों के निजी डेटा तक है और जिसके व्यापक दुरुपयोग की घटनाएं सामने आ रही हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत में लगभग 40 से 45% गेमर्स महिलाएं हैं, इसलिए गेमिंग इकोसिस्टम को सुरक्षित और स्वच्छ रखना भी अति महत्वपूर्ण चुनौती है। चलिए अब इस सब के बाद ऑनलाइन गेम पर क्या है मौजूदा नियामक स्थिति, इस पर नजर डाल लेते हैं। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दायित्व और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 का जो मसौदा संशोधन सरकार लेकर आई है, उसके कई प्रस्तावों पर गेमिंग कंपनियां पहले से ही अमल कर रही हैं, जैसे कि स्वनियामक निकाय की स्थापना, खिलाड़ियों से नो योर कस्टमर यानी केवाईसी जानकारी का संग्रहण और कंपनी के भीतर शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति। लेकिन ये पूरी तरह कारगर नहीं है और इनके उल्लंघन करने पर कोई दंडनीय विधि व्यवस्था भी नहीं है। अभी तक जिन खेलों में दाव लगाने की जरूरत होती है, उन्हें भौतिक रूप से खेलने पर या तो अंग्रेजों के जमाने से लागू सार्वजनिक सट्टेबाजी अधिनियम 1867 या फिर राज्य के अपने सट्टेबाजी कानून के तहत गैर कानूनी माना जाता है। गौरतलब है कि इस उद्योग को विनियमित करने की पहल राज्य द्वारा शुरू की गई और तेलंगाना देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2017 में ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू किया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन गेमिंग में जुआ खेलते हुए पाया जाता है तो उसे 3 माह का कारावास या 5,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों तरह की सजा दी जा सकती है। बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित किए थे। केंद्र के प्रस्तावित ड्राफ्ट के मुकाबले तमिलनाडु जैसे राज्य और ज्यादा सख्त विनियमन चाहते हैं, खासतौर पर पैसों की सट्टेबाजी के मामले में, क्योंकि केंद्र के मसौदे में ये स्पष्ट नहीं है कि इस उद्योग पर राज्य अपनी तरफ से अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं या नहीं।
वहीं अगर वैश्विक परिदृश्य में इस क्षेत्र के नियमन की बात करें तो चीन ने अपने यहाँ के युवाओं को ऑनलाइन गेम खेलने में खर्च किए जाने वाले समय पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग अब केवल 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन रात 8 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध है। चीन में ऑनलाइन गेम वितरित किए जाने से पहले इसे चीन के राष्ट्रीय प्रेस और प्रकाशन प्रशासन से अनुमोदन लेने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानक बुक नंबर प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ इंटरनेट कसीनो गेमिंग को कई राज्यों ने अवैध घोषित किया है। वहीं हिंसक खेलों के उद्देश्य से जर्मनी ने युवा संरक्षण कानूनों के तहत गेम डेवलपर्स को लाल रक्त को हरे रंग के संस्करण में बदलने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसे खेलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है जिसमें हमले से लेकर मारिजुआना के उपयोग आदि कंटेंट शामिल है। तो अब इस सब को समझने के बाद ये भी सवाल उठता है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो सरकार द्वारा लाया जा रहा मसौदा निस्संदेह इस क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि इन दिनों ऑनलाइन गेम्स के प्रति लोगों में और खासकर युवाओं में जिस तेजी से लोकप्रियता बढ़ रही है उसे देखते हुए सरकार के लिए इस क्षेत्र का नियमन करना जरूरी हो गया था। सरकार के इस कदम से विभिन्न राज्यों के बीच इस क्षेत्र के नियमन संबंधित अंतर भी समाप्त होंगे। गौरतलब है कि इस ड्राफ्ट में प्रस्तावित स्वनियामक निकाय की स्थापना खिलाड़ियों से नो योर कस्टमर यानी KYC जानकारी का संग्रहण और कंपनी के भीतर शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति आदि की व्यवस्था निस्संदेह इस दिशा में कारगर कदम साबित हो सकता है, बशर्ते कि सभी प्रावधानों को सही तरीके से अमली जामा पहनाया जा सके। चूंकि ऑनलाइन गेम्स युवा वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं और इस क्षेत्र में व्यापक सामाजिक आर्थिक विसंगतियां सामने आ रही हैं, ऐसे में ये एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है जिसके समाधान की दिशा में सरकार गंभीर भी है। और ड्राफ्ट के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया है कि सट्टेबाजी के किसी भी स्वरूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में वो हिंसक लत वाले या यौन सामग्री वाले वीडियो गेम को रोकने की भी कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर सार ये है कि किसी भी नवाचारी प्रयास के लागू होने की राह में कई सारी बाधाएं मौजूद होती हैं और उन्हें कई संतुलनों को साधना पड़ता है। इस ड्राफ्ट को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। आर्थिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक मजबूरियों के बीच संतुलन को सुनिश्चित करना इस ड्राफ्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती साबित हो सकती है। चलिए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, भारत में ऑनलाइन गेम से जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डालें, साथ ही सरकार द्वारा इसके नियमन हेतु प्रस्तुत ड्राफ्ट के प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।